नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी जेब से जुड़ा है। पेट्रोल और डीजल के दाम। आपने अक्सर देखा होगा, दुनिया के किसी भी कोने में कोई हलचल होती है और हमारे यहाँ फ्यूल पंप का मीटर तेजी से भागने लगता है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट और हमारे देश में ईंधन की कीमतें सच कहूं तो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरी कहानी को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। पूरे 25 रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल को लेकर तनाव ऐसे ही बना रहा तो बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 25 रुपए तक का भारी उछाल आ सकता है। सोचिए, 25 रुपए प्रति लीटर का जंप। ये एक ऐसा अनुमान है जो सचमुच पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, फ्यूल पंप पर इतने बड़े उछाल का आखिर कारण क्या हो सकता है? मतलब कीमतें रातों रात इस तरह कैसे बढ़ सकती हैं? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम सीधे कंज्यूमर के नजरिए से थोड़ा पीछे हटकर उन बड़े इकोनॉमिक ट्रिगर्स को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। देखिए, असल बात यह है कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। वजह, हमारी 85 से 90% कच्चे तेल की जरूरतें इंपोर्ट पर यानी बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर हैं। जब होर्मुज जलडमरू मध्य, जिसे हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी कहते हैं, जैसे अहम व्यापारिक रास्तों में कोई जियोपॉलिटिकल संकट आता है तो तेल की सप्लाई खतरे में पड़ जाती है। नतीजा, शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत आसमान छूने लगती है। और अगर क्रूड ऑयल की ग्लोबल कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी रहती हैं तो मानकर चलिए इसका सीधा और भयंकर असर हमारे घरेलू ईंधन की कीमतों पर पड़ना तय है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग में बदलाव की। सोर्स का ये नया डेटा वाकई हैरान करने वाला है। रूस अभी भी पहले नंबर पर अपना टॉप स्पॉट बनाए हुए हैं, यूएई दूसरे नंबर पर बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन जरा तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, वेनेजुएला। जी हाँ, वेनेजुएला ने अचानक से सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पारंपरिक दिग्गजों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है और बहुत तेजी से तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ग्लोबल ऑयल ट्रेड में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। अब समझते हैं कि इस भारी कच्चे तेल यानी हेवी क्रूड का असली फायदा क्या है। मार्केट में जो लाइट क्रूड या हल्का कच्चा तेल होता है वो काफी महंगा होता है। इसमें सल्फर कम होता है और इसे रिफाइन करना बहुत आसान होता है। इसीलिए दुनिया भर के रिफाइनर्स इसी के पीछे भागते हैं और इसकी डिमांड हमेशा हाई रहती है। वहीं दूसरी तरफ आता है वेनेजुएला का हैवी और सोर क्रूड यानी भारी और खट्टा कच्चा तेल। ये काफी गाढ़ा होता है, इसमें सल्फर ज्यादा होता है और इसे प्रोसेस करना सच कहूं तो किसी सिरदर्द से कम नहीं है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये भारी डिस्काउंट पर मिलता है और यही सस्ता दाम हमारी लागत को कम करने की असली चाबी है। पर देखिए, सस्ते तेल का फायदा तो तभी है ना जब आपके पास उसे इस्तेमाल करने की क्षमता हो, और यहीं पर भारत के रिफाइनर्स बाजी मार ले जाते हैं। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी और आईओसी या बीपीसीएल जैसे हमारे सरकारी रिफाइनर्स के पास दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन और एडवांस टेक्निकें मौजूद हैं। ये रिफाइनरियां इस सस्ते और मुश्किल कच्चे तेल को बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकती हैं, और यही वो कमाल की तकनीक है जो ग्लोबल मार्केट में महंगे तेल के बावजूद हमारे घरेलू बाजार को स्थिर रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं चल रहा है। 3,74,000 बैरल्स। सोर्स के मुताबिक फिलहाल हम वेनेजुएला से हर दिन इतनी भारी मात्रा में तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। इतने बड़े स्केल पर हो रहा ये इंपोर्ट साफ दिखाता है कि हम इस रणनीति को लेकर कितने सीरियस हैं। चलिए अब थोड़ा भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और प्रतिबंधों में आए बदलाव की बात कर लेते हैं। 300 बिलियन बैरल, भारी आर्थिक पतन और ढेरों समस्याओं के बावजूद वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार मौजूद है। ये रिजर्व इतना विशाल है कि ये अकेले ही ग्लोबल ऑयल सप्लाई के पूरे गणित को बदल सकता है। अगर हम पिछले दशक की बात करें तो कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों यानी सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला का तेल उद्योग और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया था। लेकिन हाल ही के महीनों में कुछ बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम हुए हैं। सोर्स की रिपोर्ट ये दावा करती है कि वहां अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुआ और राष्ट्रपति मादुरो को शाब्दिक रूप से अपहरण कर लिया गया। अब हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दावे की पुष्टि या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस सोर्स की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इन सब घटनाओं के बाद अमेरिका ने अपने व्यापार प्रतिबंधों में काफ़ी ढील दी और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनियां वहां वापस लौटीं और वेनेजुएला का एक्सपोर्ट फिर से चालू हो सका। अब आते हैं ओपेक प्लस फैक्टर पर। आखिर हमारे पारंपरिक आपूर्तिकर्ता अपनी पकड़ क्यों खो रहे हैं?
देखिए, ओपेक प्लस देश लगातार तेल के प्रोडक्शन में भारी कटौती कर रहे हैं ताकि मार्केट में कीमतें हमेशा ऊंची बनी रहें। सोर्स ने ओपेक के इस रवैये को एक तरह की दादागिरी या तानाशाही करार दिया है। इस ग्रुप में कितनी अस्थिरता है, इसका सबसे बड़ा सबूत तो तब मिला जब यूएई ने अचानक से ओपेक से बाहर होने का फैसला ले लिया। अब कीमत में कोई कंपटीशन ना होने और इस अस्थिरता के चलते रिफाइनर्स इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि वो इनसे दूर जाएं और रूस या वेनेजुएला जैसे देशों से डिस्काउंट वाला कच्चा तेल खरीदें। और ये सब जुड़ता है हमारे और आपके फायदे से, यानी घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा से। इस पूरी रणनीति को कहते हैं मल्टी सोर्स प्रोक्योरमेंट स्ट्रैटेजी, जो वाकई बहुत ही प्रैक्टिकल है। स्टेप 1, पारंपरिक जियोपॉलिटिकल दबावों को बिल्कुल दरकिनार कर देना। स्टेप 2, तेल सिर्फ वहीं से खरीदना जहां से वो कमर्शियली सबसे सस्ता पड़े। स्टेप 3, इस भारी डिस्काउंट वाले तेल को देश के अंदर ही रिफाइन करना ताकि प्रॉफिट मार्जिन बना रहे। और फाइनल स्टेप, इसी मार्जिन का इस्तेमाल करके तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के झटकों को खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी पेट्रोल पंप पर जो 25 रुपए बढ़ने का खतरा था, वो सीधा आप तक नहीं पहुंचता। सच में ये आम जनता को बचाने की एक बहुत ही सॉलिड और सोची समझी रणनीति है। तो जैसे ही हम आज के इस विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज दुनिया भर में गठबंधन और रिश्ते बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में अलग अलग देशों से सस्ता तेल ढूंढने का ये जो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट चल रहा है, ये कब तक हमारी जेब को सुरक्षित रख पाएगा? क्या ये लंबे समय तक चलने वाला कोई परमानेंट सॉल्यूशन है, या फिर बस वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उठाया गया एक छोटा कदम? ये सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। सीखते रहिए,